Hello students, a very healthy morning. Today we will start our book exercise of chapter 10. Our first part is A. Choose the correct option. First, in winters, Uncle Harry had two blank grains. सर्दियों में जो अंकल हैरी था वो क्या करता था अनाज? कुक बाय गिफ्ट और स्टील। क्या करता था वो? स्टील करता था, जो अनाज है वो चुराता था। सेकंड है, इन द फार्म अंकल हैरी फाउंड अ ब्लैंक ऑफ रैबिट्स। जो खेत था उसमें अंकल हैरी को क्या मिला था? रैबिट्स का कॉलोनी, ग्रुप, फोटो, टीम। तो क्या मिला था? ग्रुप मिला था। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? ग्रुप। थर्ड इज वन, अंकल हैरी वांटेड टू बी द ब्लैंक, रैबिट, कैप्टन, किंग, मिनिस्टर। तो जो अंकल हैरी थे वो क्या बनना चाहता था? रैबिट्स का क्या बनना चाहता था? किंग बनना चाहता था। तो हम यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ फिल करेंगे। अंकल हैरी सेव्ड आंटी क्रो फ्रॉम द, जो अंकल हैरी है उसने आंटी क्रो को सुरक्षित किया था, सेव किया था। किन से? पिजन्स, डॉग्स, रैबिट्स, लॉयन। तो किससे? रैबिट से। तो हम यहाँ टिक करेंगे और इसको यहीं फिल करेंगे। फिफ्थ इज, अंकल हैरी वाज नॉट अ ब्लैंक पर्सन। कैसा पर्सन नहीं था? बोस्टफुल, गुड, हेल्पफुल, ऑनेस्ट। तो कैसा पर्सन नहीं था? बोस्टफुल। तो क्या फिल करेंगे यहाँ पर? टिक बोस्टफुल। बी है हमारा, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। हमें ये मैच करने हैं कॉलम ए को कॉलम बी से। आंटी क्रो फाउंड, ये आएगा इसका डी। अंकल हैरी क्राउचिंग अंडर अ ट्री। सेकंड है हमारा, अंकल हैरी रैन, क्या होगा बेटा? फास्ट एंड क्लाइम्ड अप अ माउंट। वो दौड़ कर क्या कहाँ पर चढ़ गया था? एक माउंट पर, टीले पर। यू आर अ ब्रेव एंड अ ट्रू फ्रेंड। अंकल हैरी फेल्ट सॉरी फॉर आंटी क्रो। क्या फील किया था उसके लिए? आंटी क्रो के लिए उसने सॉरी। एंड सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। ये हमारा हेल्प बॉक्स है, इसके अंदर वर्ड्स गिवन हैं और हमको इनकी हेल्प से यहाँ फिल करने हैं। इन विंटर्स अंकल हैरी स्टोल फूड फ्रॉम अ ब्लैंक पीसेंट होम। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्या आएगा? पीसेंट। ठीक है, ये यहाँ पर फिल करना है। सेकंड है, ही फाउंड अ ग्रुप ऑफ ब्लैंक। क्या आएगा सेकंड? रैबिट्स। थर्ड है हमारा, द रैबिट्स डिडंट ब्लैंक अंकल हैरी एज देयर किंग। जो रैबिट्स थे उन्होंने क्या क्या नहीं किया था? अंकल हैरी को अपना किंग नहीं किया था। क्या? एक्सेप्ट। तो क्या फिल करेंगे हम? एक्सेप्ट। फोर्थ, आंटी क्रो को अंकल हैरी बाय द, क्या आएगा? ईयर। कहाँ से पकड़ा था उसको? कान से। फिफ्थ, अंकल हैरी हैड बिगर ब्लैंक। क्या थे उसके बड़े? पास। ठीक है बेटा। एंड वन वर्ड क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू वर्ड्स। फर्स्ट है हमारा, वेयर डिड अंकल हैरी लिव। कहाँ रहते थे? इन अ बुर्रो। सेकंड है, होम डिड, ये रोंग दिया हुआ है बेटा, इसको कट कर देना। यहाँ लिखना है आपको आंटी क्रो सेव फ्रॉम द डॉग्स। किसने सेव किया था आंटी क्रो को डॉग से? तो यहाँ आएगा अंकल हैरी। थर्ड है, हु क्राउंड अंकल हैरी। तो किसने क्राउंड किया था? किसने ताज पहनाया था उसको? आंटी क्रो ने। फोर्थ है, गिव सिनोनियम्स ऑफ आस्क्ड। आस्क का हमें यहाँ पर सिनोनियम्स राइट करना है, तो क्या होगा? बैग। सेकंड है, फियर, फियर का क्या होगा? राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे। Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th.
And previous class we have done question number first A to J. Now we do our question number K. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर। बेटा हमें मीटर में कन्वर्ट करना है 5 मीटर 8 मिलीमीटर। तो 5 मीटर तो ऑलरेडी मीटर में है, हमें 8 मीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। सो नाउ वी स्टार्ट एंड आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 5 मीटर 8 मिलीमीटर। तो देखिए बेटा 5 तो ऑलरेडी मीटर में है, हमें 8 मीटर मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है। तो 1 मिलीमीटर में होते हैं हमारे 1000 1/1000 मीटर। तो 5 मीटर हमारा एज इट इज रहेगा, तो 8/1000 मीटर। 5 मीटर एज इट इज। अब देखिए बेटा नीचे 3 जीरो हैं और ऊपर हमारे पास एक डिजिट है, तो हम अपनी साइड से 2 जीरो लगा के इसमें डेसिमल लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा। हमें राइट साइड से काउंट करना है 1 2 एंड 3, उससे पहले हमने पॉइंट लगाना है। तो 0.008 मीटर। अब हमें इनको प्लस करना है। देखो बेटा 5 में पॉइंट नहीं है, अब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर रफ में देखिए इधर 5.000 और यहाँ पे तो हमारा पॉइंट के नीचे 0.0008। इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.008 मीटर। नाउ और क्वेश्चन नंबर L 7 डेसीमीटर 9 सेंटीमीटर। बेटा 1 डेसीमीटर में होते 1/10 मीटर और 1 सेंटीमीटर में होते 1/100 मीटर। क्योंकि हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 7/10 मीटर एंड 9/100 मीटर। अब हमें फिर इसमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, नीचे 1 जीरो है तो हमारे पास एक डिजिट थी 7, तो 7 से पहले हमने लेफ्ट साइड में पॉइंट लगा दिया और अपनी साइड से जीरो आप मेंशन कर देंगे मीटर। अब यहाँ पर नीचे 2 जीरो है, 9 हमारे पास सिंगल डिजिट था तो हमने अपनी साइड से लेफ्ट साइड में एक जीरो राइट करके फिर डेसिमल लगा दिया, डेसिमल और फिर जीरो, तो 0.09 मीटर। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइड में देखो 0.7 और 0 पॉइंट के नीचे बेटा पॉइंट रखना है, पॉइंट की साइड चेंज नहीं करनी है। तो 0.09 यहाँ पर कुछ नहीं था, आप अपनी साइड से जीरो राइट कर सकते हैं। अब इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 0.709 मीटर। बेटा M क्वेश्चन है एज इट इज आपके क्वेश्चन नंबर L के जैसे है, 10 डेसीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो आपने इसी जैसे हमने L को सोल्व किया है, सेम एज इट इज आपने M को सोल्व करना है। नाउ वी डू और नेक्स्ट क्वेश्चन N क्वेश्चन में तो हमारे पास 14 किलोमीटर एंड 3 डेसीमीटर। तो बेटा 1 किलोमीटर में होते हमारे पास 1000 मीटर एंड 1 डेसीमीटर में होते 1/10 मीटर। तो 14 को तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और 3 डेसीमीटर को हम करेंगे डिवाइड 10 से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम इसको मल्टीप्लाई किया तो 14,000 मीटर एंड इसमें हमें पॉइंट लगाना था तो 3 से पहले लेफ्ट साइड में हम पॉइंट लगा देंगे क्योंकि नीचे 1 जीरो थी तो 1 डिजिट से पहले लगाना हमें, तो जीरो अपनी साइड से हमने मेंशन कर दिया। अब हम इनको ऐड करें, देखो 14,000 में पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब जो हमारे इसमें डेसिमल लगेगा 14,000 के बाद लगेगा, तो हम अपनी साइड से इसको यहाँ पर 14,000 के बाद पॉइंट करके जीरो मेंशन कर देंगे। अब हमें ऐड करना है इसको 0.3 को, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 एंड 3। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 14,003 मीटर। नेक्स्ट अवर क्वेश्चन नंबर L 26 मीटर 7 डेसीमीटर। देखो बेटा 26 मीटर तो ऑलरेडी मीटर में है तो हमें डेसीमीटर को कन्वर्ट करना है तो 1/10 मीटर के बराबर होता है, तो 26 एज इट इज 7/10। 26 मीटर 0.7 मीटर ऐड कर देंगे 26.7 मीटर। कि बेटा किसी भी नंबर में अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 7/10 तो हमें ऊपर की डिजिट एज इट इज राइट करनी होती है, नीचे 1 जीरो है तो 7 से पहले लेफ्ट साइड में पॉइंट लग जाएगा, जीरो हम अपनी साइड से मेंशन कर देंगे। अगर ऐसे हमारे पास 7/100 है तो ऊपर हमारी डिजिट है 7, नीचे हमारे पास 2 जीरो है तो हमें काउंट करना है 1। यहाँ पे तो सिंगल डिजिट है तो हम लेफ्ट साइड में अपनी साइड से जीरो राइट करके फिर पॉइंट लगा देते हैं। ऐसे ही हमारे पास 7/1000 तो ऊपर हमारी डिजिट ओनली 7 थी, नीचे 3 डिजिट जीरो है तो हमें उसी के हिसाब से पॉइंट लगाना है। तो हमारे पास 1 2 3 और उससे पहले लेफ्ट साइड में हम पॉइंट लगा के जीरो मेंशन कर देंगे। इस तरह हम पॉइंट लगाते हैं, जो नीचे जितनी जीरो होती है उतने नंबर के बाद हम पॉइंट लगाते हैं। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर K2O। बेटा M क्वेश्चन आपने खुद करना है, वो एज इट इज है L क्वेश्चन के जैसे, तो ये आपका होमवर्क है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं करा रही थी कक्षा 5वीं में पाठ 10 बाल मजदूरी
मैं ये पाठ आपको पढ़ा चुकी थी। कुछ प्रश्न मैंने करा दिए थे, अभी मैं बाकी बचे हुए प्रश्न आपको करा रही हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, प्रेरणा ने रुक्सी को कानून के खिलाफ जाने वाली कौन सी बात बताई? क्या प्रश्न है? प्रेरणा ने रुक्सी को कानून के खिलाफ जाने वाली कौन सी बात बताई? इसका उत्तर होगा, प्रेरणा ने रुक्सी को बताया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का काम करवाना कानून के खिलाफ है। तो बच्चों क्या उत्तर बताया मैंने? प्रेरणा ने रुक्सी को बताया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का काम करवाना कानून के खिलाफ है। हमारा अगला प्रश्न है, रुखसाना ने कौन सा काम अच्छा नहीं किया? रुखसाना ने कौन सा काम अच्छा नहीं किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा, रुखसाना ने अपने कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने का काम अच्छा नहीं किया। रुखसाना ने अपने कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने का काम अच्छा नहीं किया। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी स्कूल में बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है? सरकारी स्कूल में बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं? इसका उत्तर होगा, सरकारी स्कूल में बच्चों को ड्रेस, किताबें और खाना निःशुल्क मिलता है। सरकारी स्कूल में बच्चों को ड्रेस, किताबें और खाना निःशुल्क मिलता है। अगला प्रश्न है, समीक्षा ने रुखसाना को आमदनी बढ़ाने का क्या उपाय बताया? समीक्षा ने रुखसाना को आमदनी बढ़ाने का क्या उपाय बताया? इसका उत्तर होगा, समीक्षा ने रुखसाना को बताया कि बच्चों को स्कूल भेजकर तुम अधिक समय तक काम कर पाओगी। समीक्षा ने रुखसाना को बताया कि बच्चों को स्कूल भेजकर तुम अधिक समय तक काम कर पाओगी। हमारा अगला प्रश्न है, क्या रुखसाना को समीक्षा की बात समझ में आ गई? यदि हाँ, तो क्या उसने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवा दिया? इसका उत्तर होगा हाँ, रुखसाना ने समीक्षा की बात मानकर अपने तीनों बच्चों का स्कूल में दाखिला करवा दिया। क्या उत्तर बताया मैंने? हाँ, रुखसाना ने समीक्षा की बात मानकर अपने तीनों बच्चों का स्कूल में दाखिला करवा दिया। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कथन पढ़कर बताइए कि किसने किससे कहा। पहला कथन है, मैं सारा घर खर्च कैसे चलाऊं? मैं सारा घर खर्च कैसे चलाऊं? ये बात रुखसाना ने समीक्षा से कही। आगे है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। ये बात यतीन और प्रेरणा ने रुखसाना से कही। आगे है, बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा। ये बात समीक्षा ने रुखसाना से कही। खेलने खाने की उम्र में इनसे काम करवाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ये बात रुखसाना ने समीक्षा से कही। तो बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपको कराए, आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 6, the temperate zone. Dear students, in our previous video we will discuss this class syllabus. So dear students, today we will start the reading of this chapter, the temperate zone. डियर स्टूडेंट्स, द टेम्परेट जोन जो हमारा चैप्टर है उसको हम रीडिंग करते हैं। द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर टेम्परेट जोन्स। डियर स्टूडेंट्स, जो एरिया आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंड द अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में साउदर्न हेमिस्फीयर में है, वो एरिया क्या कहलाता है? हमारा टेम्परेट जोन। द वास्ट एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ थिक ग्रास एज द चीफ वेजिटेशन इज कॉल्ड ए ग्रासलैंड। यानी कि बहुत बड़ा लैंड का एरिया जो किससे कवर्ड रहता है? गहरी घास से कवर्ड रहता है, और जहाँ पर बहुत कम वेजिटेशंस पाई जाती हैं वो क्या है? ग्रासलैंड्स हैं। ग्रासलैंड्स आर मोस्टली फाउंड इन दीज टेम्परेट जोन। ग्रासलैंड्स जो हैं वो इन टेम्परेट जोन्स के अंदर अधिक पाए जाते हैं। इन दीज
places temperature is neither too cold nor too hot. ये जो रीजन है, ये जो टेम्परेचर रीजन है, इनके अंदर जो टेम्परेचर है वो ना तो अधिक गर्म होता है और ना ही अधिक ठंडा होता है। द वेरियस ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर जो ग्रासलैंड्स हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है। फर्स्ट क्या है? स्टेपीज इन रसिया, रसिया के अंदर जो ग्रासलैंड्स हैं उनको स्टेपीज के नाम से जानते हैं। प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जानते हैं। डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। वेल्स इन साउथ अफ्रीका एंड पम्पास इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में इनको पम्पास कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक मैप दिया हुआ है वर्ल्ड का जिसके अंदर अलग अलग ग्रासलैंड्स को शो किया हुआ है। ये ग्रीन कलर में जो भी एरियाज है ये सारे किसके हैं? ग्रासलैंड्स के हैं। जैसे स्टेपीज जो हैं वो कहाँ पर है? हमारा स्टेपीज हैं रसिया के अंदर हमारे, और वेल्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका के अंदर हैं। साउथ अमेरिका के अंदर है हमारे पम्पास, और नॉर्थ अमेरिका में है प्रेरीज, और ऑस्ट्रेलिया में क्या है? डाउन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लोकेशन। टेम्परेट जोन की लोकेशन क्या है? प्रेरीज की। द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो प्रेरीज हैं वो नॉर्थ अमेरिका जो रीजन है, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है यहाँ पे। उसके बाद है कवरिंग द स्टेट ऑफ डेलास, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, इलिनॉइस, कोलोराडो, ओक्लाहोमा एंड मिनेसोटा एंड शिकागो इन द US आर द स्टेट ऑफ रीजना इन चाइना। रेगिना जो स्टेट है वो चाइना के अंदर, कनाडा के अंदर ये सारे स्टेट्स हैं जिनके अंदर हमारा प्रेरीज रीजन विस्तृत है। द टू इम्पोर्टेंट रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द प्रेरीज आर मिसिसिपी एंड मैसूरी। जो दो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जो प्रेरी रीजन के अंदर फ्लो करती हैं वो हमारी मिसिसिपी एंड मैसूरी। नेक्स्ट है क्लाइमेट। ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड वेरी फार अवे फ्रॉम ओशियंस। ग्रासलैंड्स जो हैं वो ओशियन से बहुत दूर एरिया में स्थित हैं। सो दे हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट विच आर हॉट इन समर एंड कोल्ड आर इन विंटर। ये जो रीजन है ये ओशियन से दूर होने के कारण यहाँ पर एक्सट्रीम टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है जो गर्मियों के अंदर बहुत अधिक गर्म होती है और सर्दियों के अंदर ठंडी होती है। टेम्परेचर इन द समर सीजन शूट अप टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड इन द विंटर सीजन इट इज़ ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। गर्मी के अंदर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है और सर्दी के मौसम में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है। देयर इज़ हैवी स्नोफॉल इन विंटर। सर्दी के मौसम में यहाँ पर बहुत अधिक बर्फबारी होती है। दिस रीजन गेट्स ए मॉडरेट रेनफॉल। ये जो रीजन है यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल पाई जाती है। हॉट क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल इज सुटेबल फॉर द ग्रोथिंग ऑफ टाल ग्रासेज। गर्म क्लाइमेट और मॉडरेट रेनफॉल के साथ साथ यहाँ पर बड़ी बड़ी ग्रासेज जो है वो ग्रो हो पाती है। नेक्स्ट है वेजिटेशन। देर आर जनरली नो ट्रीज इन द ग्रासलैंड्स और टेम्परेट जोन। जो टेम्परेट जोन है या ग्रासलैंड जो रीजन है यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ या ट्रीज नहीं पाए जाते हैं। द क्लाइमेट एंड सोइल ऑफ दिस रीजन इज वेल सिचुएटेड टू द ग्रोविंग व्हीट एंड मिजे। ये यहाँ की जो क्लाइमेट है और यहाँ की जो सोइल है वो है किसकी ग्रोथ के लिए? कौन सी फसल की ग्रोथ के लिए? व्हीट एंड मिजे। व्हीट इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज फॉर दिस रीजन। ये जो क्षेत्र है यहाँ से जो गेहूँ है वो दूसरे रीजन्स में, दूसरे क्षेत्रों के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। जो प्रेरीज रीजन है उसको व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर गेहूँ उगाए जाते हैं। ए फ्यू ट्रीज फाउंड इन प्रेरीज इज विलो एंड पोलर मोस्टली फाउंड ऑन द बैंक ऑफ मैसूरी एंड मिसिसिपी रिवर। यहाँ पर जो ट्रीज पाए जाते हैं वो है हमारे विलोज एंड पोलर्स, जो मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं? मिसिसिपी एंड मैसूरी रिवर के आसपास। बिग ब्लू स्टेम्स ग्रास इन द टाल ग्रास फाउंड इन द प्रेरीज। बिग ब्लू स्टेम्स जो ग्रास हैं वो बहुत लंबी ग्रासेज होती हैं जो प्रेरीज रीजन के अंदर पाई जाती हैं। So dear students, I hope you understand this chapter. You read this chapter 2 times. Thank you. Good morning all of you. How are you all? Awesome? Healthy?
Okay, fine. As we know, we completed our essay 1 syllabus. Now we are ready for our syllabus 2 or PT2 syllabus. I am your science teacher and here your syllabus of science for class 5th. Total 6 chapters. First chapter is skeleton and nervous system. Your second chapter is health and hygiene. Third, rock, mineral, soil. Fourth, volcanoes, earthquakes and stones. Fifth, our universe, and last chapter is our saving our resources. Okay. Hello. We are ready for according to our PT2 syllabus, our first chapter. Okay. What is this name? Skeletal and nervous system. What is skeletal and nervous system? Skeletal आपको पता है ना, जो हमारी बॉडी के पूरे बोन्स होते हैं वो एक फ्रेमवर्क बनाते हैं और पूरे बॉडी के जिनसे हमारे शरीर को शेप मिलता है, वो पूरा जो सिस्टम होता है वो क्या किस में आता है? स्केलेटल सिस्टम में। तो ओके, तो ये होता है स्केलेटल। एंड नर्वस सिस्टम जिसमें हमारी सारी नसों का काम होता है, सारी नसें क्या क्या वर्क करती हैं वो सारा नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। अब इसके अंदर मेन पॉइंट्स क्या हैं जो हम पढ़ेंगे? फर्स्ट, ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की जो ऑर्गन सिस्टम है। द स्केलेटल सिस्टम, फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में। जॉइंट्स के बारे में, जो जोड़ होते हैं उनके बारे में। मसल्स एंड मूवमेंट, मसल्स जो होती हैं वो क्या हैं और उनके मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में। द नर्वस सिस्टम, और पूरे नर्वस सिस्टम के बारे में। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है उसके बारे में। सेंस ऑर्गन्स जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, तो सेंस ऑर्गन है, हाउ टू टेक केयर ऑफ देम, और सेंस ऑर्गन्स के हम ख्याल कैसे रखें, उनकी केयर कैसे करें उसके बारे में। ओके, नाउ स्टार्ट। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स। जैसे आप सबको पता है कि हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन्स से बनी हुई है। जैसे कि आपने देखा ना, आप कोई नॉर्मल घर भी बनाते हो, उसमें आपको कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं। ईंट चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए होती है, रेत चाहिए होती है, और एक ईंट से नहीं बनती, वो कई सारी ईंटें लगती हैं ना उसके अंदर। इसी तरह हमारी बॉडी भी कई सारे ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है, ना कि एक ईंट से। तो वो अलग अलग ऑर्गन्स क्या हैं? तो हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स थे? लंग्स, किडनी, हार्ट एंड ब्रेन आर सम ऑफ द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के सबसे वाइटल ऑर्गन यानी जरूरी ऑर्गन्स ये हैं। मैनी ऑर्गन्स टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन आर कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। में खूब जो मैनी ऑर्गन्स हैं, कई ऑर्गन्स एक साथ मिलकर कई फंक्शंस करते हैं जिसको कि हम ऑर्गन सिस्टम करते हैं। जैसे कि सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है उनके बारे में पढ़ते हैं। वो क्या क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है जिसमें सारा हम ब्लड का करते हैं, सर्कुलेशन का काम होता है, ब्लड सर्कुलेशन का। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके पाचन का काम होता है, नर्वस सिस्टम आपके नर्व्स का, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारी श्वसन क्रिया है, सांस लेने की पूरी प्रक्रिया है, वो सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ओके, उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन सिस्टम आर गिवन इन द टेबल। आगे आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स और फंक्शंस हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। ओके, हियर इट इज डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एंड देयर फंक्शन। यहाँ पे हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम और आपके ये फंक्शंस दे रखे हैं। ये देखिए, इस लाइन में सारे सिस्टम, ये ऑर्गन और ये फंक्शंस। सिस्टम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रेस्पिरेटरी है, नर्वस है, डाइजेस्टिव है, एक्सक्रीटरी है, एंडोक्राइन, स्केलेटल एंड मस्कुलर, सर्कुलेटरी, इंटीग्यूमेंट्री। रेस्पिरेटरी जैसे कि मैंने बताया, सांस लेने की प्रक्रिया, इसमें आपके कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं? लंग्स, नसल पैसेजेस, आपके नाक के जो आप सांस लेते हो छेद हैं, ब्रॉन्चेस, फार्निक्स, ट्रैकिया, डायफ्राम, ब्रॉन्चियल ट्यूब्स जो आपके लंग्स की तरफ होते हैं। और एक काम क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को लेते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ CO2। आप ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना। ओके, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। उसके बाद है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या काम है?
इसके कौन कौन से ऑर्गन सबसे पहले काम करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, नर्व्स, स्किन, आईज, ईयर, नोज, टंग, ये सारा नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। ओके, ये आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ऑफ बॉडी एक्टिविटीज एंड द रिएक्शन ऑफ टू स्टिमुली। क्या है ये? आपके बॉडी की जो कंट्रोल सिस्टम है वो सारा काम नर्वस सिस्टम करता है ना, जो बाहर के एनवायरनमेंट को देखकर, जैसे कि आईज, ईयर, जो देख के रिएक्शन करते हैं, फिर उनका जो एक्टिविटीज है वो सारा काम नर्वस सिस्टम करता है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम आप शुरू से पढ़ते हुए आए हो कि स्टमक, लिवर, टीथ, टंग, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, इसोफेगस, रेक्टम, एनस, ये सारे आपके डाइजेस्टिव के ऑर्गन्स हैं। और ये क्या करते हैं? खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़कर और उनसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें आपके किडनी, ब्लैडर, यूरेटस, स्किन, ये सारे आपके ऑर्गन्स हैं जो कि आपके रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ आउटसाइड, कंट्रोल वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, जो आपकी बॉडी का वेस्ट बाहर निकालते हैं, बचा हुआ जो वेस्ट रहता है जो आपकी बॉडी को जिनकी ज़रूरत नहीं होती, और जो आपका एक्स्ट्रा वाटर है, सॉल्ट है, उन सबको बैलेंस करते हैं। फिर एंडोक्राइन, इसमें आपके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसमें ऑर्गन्स क्या क्या हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड एंड गोनेड्स। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस, हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है और बॉडी के रेगुलेशन सिस्टम का काम होता है। ओके, फिर स्केलेटल एंड मस्कुलर, इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे स्केलेटन बोन्स और मसल्स का काम है। इसमें क्या होता है? आपके डेलिकेट बॉडी ऑर्गन्स एंड मूवमेंट, जो आपकी डेलिकेट जो नाजुक अंग हैं शरीर के, उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं और उनके मूवमेंट्स के बारे में। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे आपको पता है ब्लड वेसल्स, हार्ट और लिम्फ, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, जो आपको ब्लड का लेन देन का काम करते हैं। इनका काम क्या है? फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, वाटर, सॉल्ट, डिजीज फाइटिंग सेल्स, आपके न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना, बैलेंस करना, वो सारा काम सर्कुलेटरी सिस्टम का। ओके, फिर है इंट्यूमेटरी सिस्टम, इसमें स्किन है आपकी, जो कि आपके बॉडी को बैक्टीरिया और इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, मॉइस्चर रखती है, और जो भी आपका मतलब पसीना है या ये स्वीट होता है जो इसको बैलेंस करने में, जैसे आपको ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो पसीना बाहर निकालती है, वो सब किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू होता है ना। तो ये सारा फंक्शन इसमें देखते हैं। ओके, अब क्या है? लेट अस स्टडी द स्केलेटल एंड द नर्वस सिस्टम इन डिटेल इन द चैप्टर। अब हम नेक्स्ट में स्केलेटल सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। An adult human being has 206 bones in the body which form the skeletal system of the body. आपको जैसे कि पता है जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो बड़े हो जाते हैं उनके अंदर 206 बोन्स रहती हैं शरीर में, पूरे स्केलेटल सिस्टम में। जो और स्केलेटल सिस्टम क्या है? जो हमारी बॉडी को शेप देता है सारी। अगर खुद सोचो, अगर आपके हड्डियां ही नहीं होंगी, बोन्स ही नहीं आएंगी, तो आपके शरीर का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? उसका कोई शेप नहीं होगा, उसका कोई भी इमेज नहीं होगी कि हाँ वो ऐसे चलेगा, ऐसे रहेगा, क्योंकि जब बोन्स ही नहीं है तो उसका शेप क्या हुआ? तो बोन्स आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। फिर एट बर्थ देयर आर अराउंड 304 बोन्स इन द बॉडी विच डिक्रीज टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड एज सम बोन्स फ्यूज टुगेदर। जब आपका बर्थ होता है, किसी बच्चे का बर्थ होता है, उस टाइम पे उसकी बोन्स जबकि ज़्यादा होती हैं, 300 अप्रॉक्स 304 के लगभग उनकी बोन्स होती हैं, जो कि बड़े होते होते डिक्रीज होकर 206 हो जाती हैं। ओके, अब ये देखो यहाँ पे जैसे आपके स्केलेटल सिस्टम का पूरा डायग्राम दे रखा है। अब कल हम इसको डिटेल से इसकी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल।